गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुल मिलाकर के अब तक 21 सेट्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम इस एग्ज़ाम का डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 22। यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी आई क्यू नाम से, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही वासु स्टडी आई क्यू डाउट ग्रुप नाम से एक मैथ का डाउट ग्रुप बना रखा है, जहां पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर मैथ्स आपका एक पार्ट है, जैसे एसएससी एग्ज़ाम हो गया, सी सेट हो गया, बैंकिंग की एग्ज़ाम हो गई, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो गई, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी आई क्यू ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो ऊपर होम के सामने आपके सामने एक साइन बना होगा सर्च का। इस साइन के अंदर आप लिखें वासु। जैसे ही आप सर्च करेंगे वासु, आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएगा। इसके इंट्रो वीडियो के अंदर जैसे ही आप इसे देखेंगे, इसका आपके सामने एक इंट्रो वीडियो होगा। इंट्रो वीडियो में इस कोर्स की सारी डिटेल्स बताई गई हैं, किस एग्ज़ाम को कवर करता है, किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, कंटेंट आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सवाल नंबर 1 आपके सामने सोल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 30 सेकेंड्स का टाइम है। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपका। स्टार भी मार्क करना है इस क्वेश्चन को, और एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए भाई, उम्मीद है सोल्व हो चुका होगा। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसके आपको लगाने हैं 2 स्टार। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लैंग्वेज क्या कहती है कि खराब मौसम के कारण, बैड वेदर की वजह से किसी हवाई जहाज ने, एक प्लेन ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। जितनी भी स्पीड से चल रहा था, अब क्या कर रहा है, पहले की कंपैरिजन में 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम रख रहा है। 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य या डेस्टिनेशन पर 2 घंटे वो देरी से पहुंचता है। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर आपको बताया जा चुका है कि एक आपका कॉन्सेप्ट होता है स्पीड एवरेज का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये जो पैटर्न आपको बताया था डेल्टा वाला, जिस पर बेस्ड आपका ये सवाल है, कई सारे और भी सवाल बनते हैं। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं कि जो नॉर्मल सवाल हैं वो तो चलो रेशियो से भी हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम अप्रोच से भी कर लेते हैं, माइंड कैलकुलेशन भी हो जाती है। लेकिन जिस बच्चे को स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना आता है, स्पीड एवरेज निकालना नहीं, स्पीड एवरेज जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको यूज करना आता है, और जिस बच्चे को डेल्टा वाला ये पैटर्न यूज करना आता है, उसके लिए कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन डेल्टा वाले पैटर्न से करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। तो उम्मीद है उस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से मार्क कर रखा होगा। डेल्टा वाला पैटर्न क्या है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पैटर्न ये था कि देखो, स्पीड जो है असल में, या फिर यूँ कहें डिस्टेंस जो है आपकी, वो क्या लिखी जाती है, स्पीड इनटू में टाइम। लेकिन ये पैटर्न जब बना था तो इसमें क्या देखा था हमने, स्पीड 1 इनटू में स्पीड 2 अपॉन में डेल्टा एस, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस, और कुल मिलाकर के क्या निकलती थी, डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर हमने इन चीज़ों को सीक्वेंस से डिस्कस किया था कि पहले ये होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे ही पैटर्न आपका क्रिएट होता है। अब यहां पर देखो जरा, पहले अब आपसे पूछा क्या, सॉरी, उस उड़ान के उड़ने की निर्धारित अवधि क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। मैं ये मान लेता हूं ओरिजिनल जो स्पीड हमारे पास वो कितनी है, एस। पहली जो स्पीड है ओरिजिनल जो है वो हमने मान ली एस है। दूसरी स्पीड जो है वो क्या है, इस एस से कितनी कम है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इन दोनों स्पीड का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर प्रति घंटा।
डेस्टिनेशन पर पहले पहुंचने में जितना भी टाइम लगता था अब 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब दोनों बार जो टाइम है उसका अंतर कितना है, 2। और ऐसा करने पर आपके सामने क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस उसने आपको कितनी दे रखी है, 1200 किलोमीटर, इसलिए हम लोग इसकी जगह पर सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, 1200। ये आ गया हमारे पास। अब देखना स्पीड इनटू में स्पीड माइनस 300 इक्वल्स टू में आपके पास कितना बना है भाई, 1200 गुणा 600 लिख देते हैं, 1200 गुणा में 600। और इसको भी ना लिख करके ऐसा करो, कैंसिल आउट कर दो, इजी रहेगा, कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। ये हमने काट लिया 600, हमारे पास क्या बना 600 इंटू में 300। अब अगर आप चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लें, एस स्क्वायर माइनस 300s, लेकिन समस्या क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इसको करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप सीधे सीधे कोई वैल्यू अज्यूम करें। देखो s की वैल्यू 300 से तो कम होगी नहीं, अगर s की वैल्यू आप 300 रख देंगे तो ये वैसे ही रिजल्ट देगा 0, इससे बड़ी होगी। जैसे 400 रखोगे तो 400 गुणा में 100 बनेगा, 500 रखोगे तो 500 गुणा में 200, 600 रखोगे तो देखना जरा 600 में से 300 चला गया 300, s की वैल्यू 600 रखी, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 1200 किलोमीटर की दूरी है, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल स्पीड आप लिखोगे तो ओरिजिनल टाइम कितना आ जाएगा आपका, 2 घंटे का। एग्जाम में ये वाला जो पार्ट हम लोग इधर कर रहे हैं ये आपको नहीं लिखना। फिर आपको ये बताया था कि अगर कैलकुलेशन आसान है तो फिर से ये वाला जो पार्ट है इसको नहीं लिखना। 600 आ गया, दूरी 1200 किलोमीटर है, 1200 अपॉन में 600 लिखोगे, 2 घंटे आ जाएगा। क्वेश्चन के क्या करना है, 2 स्टार लगा लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, टाइम अगेन आपके पास 30 सेकेंड का है। मेंसुरेशन 2D का एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार के लिए आप इसे अटेम्प्ट करके देखें कि क्या रिजल्ट निकलता है, फिर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलो भाई देखना जरा क्या कहा इसने कहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल है। रोम्बस दे रखा है, उसकी पेरीमीटर 100 दे रखी है, उसका एक डायगोनल 140 दे रखा है, इसका एरिया पूछा। एक एक करके सारी बात को समझो। देखो रोम्बस के नाम पर अगर किसी बच्चे को इतना सा भी पता है, समचतुर्भुज के नाम पर अगर किसी बच्चे को इतना सा पता है कि रोम्बस के अंदर दोनों के दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज के अंदर दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है। चलो जैसे ये समद्विभाजित करेंगे या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का। जब आपको ये पढ़ाया गया था तब भी मैंने कहा था कि इसके अंदर रोम्बस के अंदर हमेशा ही कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल का, मतलब जिसमें 90 डिग्री है। जिस बच्चे को ये वाली बात पता है, मेरा मानना है कि वो सारे के सारे रोम्बस पर कितना भी मुश्किल सवाल हो इजीली कर सकता है। उसे किसी चीज़ को रटने की भी नीड नहीं है, याद रख लोगे फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी समझ लोगे तो इस सवाल के जितने भी पार्ट हैं आप माइंड में कर सकते हैं। एक बार के लिए समझना जरा, मैंने एक बनाया रोम्बस समचतुर्भुज, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं रोम्बस के अंदर, थोड़ा सा इधर बन गया, कोई नहीं मैनेज कर लेना, ये पैरेलल होंगी, ये भी पैरेलल होंगे। आपने इसके अंदर बनाया एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल आपने माना ये वाला, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। जितनी दूरी ये है उतनी की उतनी ये होगी, जितनी दूरी आपकी ये वाली है उतनी की उतनी ये होगी। अगर मैं इसकी मार्किंग करूं, अगर मार्किंग करूं ए बी सी और डी के नाम से, तो यहां पर आप कह सकते हैं और ये ओ पर एक दूसरे को कट करते हैं।
AC अगर मैं कहता हूं कि हमारा क्या है डायगोनल 1, और ऐसे ही BD जो है हमारा क्या है यहाँ पर डायगोनल 2, विकर्ण 2। डायगोनल क्या होते हैं ये बात जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको कि ये दो बराबर हिस्सों में कैसे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। AC को D1 माना तो ये वैल्यू क्या होगी D1/2, इधर भी D1/2, ये पूरा D2 है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी D2/2। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ट्राइंगल DOC का एरिया क्या होगा? तो कोई भी बता सकता है कि सर ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या होगा 1/2, इसको बेस मान लेते हैं D1/2, इसको मान लेते हैं इसकी हाइट जो कि क्या है D2/2। ये कि ये हर ट्राइंगल में बात लगेगी। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी D2/2 है, ये D1/2 है, यहाँ 90 डिग्री है तो इसका एरिया भी ऐसा ही है, इसका भी वैसा ही है, इसका भी वैसा ही है। पूरे का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, इनटू में 4 कर दोगे, ये इससे कट जाएगा। तो बाई चांस कोई बच्चा ये बात भूल भी जाता है कि रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो रोम्बस का एरिया होता है दोनों के दोनों डायगोनल्स का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2 का डिवीजन कर दो। इस सवाल में हमें किस चीज़ की नीड होगी, तो ध्यान से इस सवाल का ये वाला पार्ट देखना। ये बन रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसी के ऊपर हम प्राइम फोकस करेंगे और इसी के थ्रू हमें सारे के सारे रिजल्ट मिलेंगे। चलो भाई, यहां से देखना, इन सबको मैं हटा रहा हूं, ये जस्ट आपके रिवाइज करने के लिए है कि बाई चांस कोई बच्चा मान लो इन चीज़ों को भूल भी रहा है तो वो क्या करे। देखो, आपके पास एक रोम्बस है, आपके पास एक यहाँ पर रोम्बस है, ये मान लिया मैंने एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। इसके अंदर पेरीमीटर या परिमाप कितना है 100, चारों भुजाएं समान तो 25 25 25 25, ये साइड कितनी होगी भाई 25 लिखा जा सकता है। अब इसने कहा कि इसका जो एक डायगोनल है वो कितना है 40 सेंटीमीटर का, डायगोनल के 2 हिस्से हो जाएंगे तो क्या लिखोगे, इसको भी 20 लिखोगे, इसको भी 20 लिखोगे, ये मैंने मान लिया। ये वाला पार्ट अगर मिल जाए तो काम आसान है। इस पार्ट को अगर आप यहां से ढूंढेंगे, कौन से वाले को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कैसे निकलेगा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, एक भुजा 20 से एक 25 है, रेशियो ले लें 4:5 में आ गया। ध्यान से देखना, ये साइड 5 है, 5 से कट गया ना, 4 है तो ये कितनी होगी 3 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 20-25 की वजह से यहाँ कितना आ जाएगा 5 लिखा जा सकता है। एरिया आपको निकालना है तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये 15 कितना हो जाएगा, एक डायगोनल 30, एक डायगोनल 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो रिजल्ट हमारा कितना होगा भाई 600 लिखा जा सकता है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका बर्डन नहीं लेना होता। मना मैं नहीं कर रहा हूं कि फॉर्मूले नहीं ध्यान रखने, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब हो गया कि हम एक अपने लिए सवाल हालांकि हर सोल्व कर लोगे, बिना फॉर्मूले भी कर लोगे, डिराइव कर करके भी कर लोगे, लेकिन एग्जाम में टाइम किल होता है उससे। ध्यान क्या रखना है एरिया के लिए, D1 इंटू D2 अपॉन में 2, दोनों के दोनों विकर्णों या डायगोनल्स का मल्टीप्लाई अपॉन में 2। लेकिन बाई चांस भूल गए तो क्या करोगे, तो आपको ये पैटर्न प्रीफर करना है रोम्बस का कोई भी सवाल हो। वैसे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन भी मिलता है जो मैंने लिखवाया भी था, ये D1/2 है, ये D2/2 है, दोनों का स्क्वायर कर दोगे साइड A का स्क्वायर, तो यहाँ से एक पैटर्न ये भी बनता है D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बराबर 4 ऑफ A स्क्वायर। इसे फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है जब ये, जहाँ पर आपको कंप्लीट रोम्बस पढ़ाया गया है वहाँ मैंने ये भी कहा है कि इस टाइप के डायग्राम्स अगर आप चाहें ठीक ठीक दिमाग लगाएं तो डायग्राम को अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रोम्बस वाली बात समझ आ गई होगी। अगर अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लें। चलो भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, ध्यान से सवाल को रीड करें। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, फिर चर्चा करते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तुक्का नहीं मारना है। देखो, ध्यान से देखना जरा। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं में से एक स्कीम है शॉपकीपर जो देता है
किसी एक योजना पर वस्तु बेचने को तैयार है, बताइए ग्राहक के लिए कौन सी योजना ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप हमेशा क्या चाहते होंगे कि दुकान पर जाएं और दुकानदार हमें क्या दे, कम से कम डिस्काउंट या ज़्यादा से ज़्यादा। कस्टमर की डिमांड होती है कि डिस्काउंट जो है, जो डिस्काउंट मिलेगा किसे, कस्टमर को, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ग्राहक ये चाहता है कि उसे जो छूट दी जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार चाहता है जो डिस्काउंट है वो दिया जाए कम से कम। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि ग्राहक को किस में फ़ायदा होगा, कस्टमर को ज़्यादा फायदा किस में होगा, जहाँ पर आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट क्या मिले, जहाँ पर मैक्सिमम मिले। अब इन सवालों को गौर से देखना, ये जो सवाल होते हैं इस टाइप के, इनके पूछने की एक सिंपल सी वजह है और ये एक पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। कैसे, 10 और 10 20 बन रहा है, 15 5 20 बन रहा है, 12 8 20 बन रहा है, 16 और 4 20 बन रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनका जो सम निकल के आता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में ना दिया हो, वैसे तो देखो उम्मीद है नहीं कि ना देगा, अगर दे भी देता है सबके सम अलग अलग। ठीक है, एक बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ तो 20 20 20 20 सम चल रहा है, ना दे तो क्या होगा, तो फिर हमें एक एक को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सवाल इसी पैटर्न पर मिलते हैं जो आपको पूछते हैं कि कस्टमर को कहाँ ज़्यादा फायदा होगा, शॉपकीपर को कहाँ ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जब भी कभी X% और Y% के दो डिस्काउंट दे दिए जाते हैं तो इनके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर होगा X + Y - XY डिवाइड बाई 100, और ये किस में आएगा रिजल्ट, परसेंटेज में। अब यहाँ से आप क्या कहेंगे कि पहला जो डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट X + Y, देखो यहाँ पर सबके लिए X + Y की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, 20। 10 10 20, 15 5 20, 12 8 20, 16 4 20। पहले ऑप्शन में देखोगे तो 20 तो सम आना ही है, उसमें से आपको क्या लेस करना है, 10 × 10 100, 10 × 10 X × Y 100/100, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये डिस्काउंट कितने का बना, 19% का। दूसरे ऑप्शन में 20 तो मेंटेन है ही है, दूसरे ऑप्शन में 20 तो सम होना ही है, 15 × 5 75, तो ये कितना होगा 0.75, 100 का डिवीजन भी करना है। तीसरे वाले में अगर आप गौर से देखेंगे तो 12 और 8 20 तो बन ही गया, 12 × 8 क्या होगा आपका 96, 96/100 करोगे तो ये आ जाएगा। फिर देखना जरा इस वाले केस के अंदर 16 और 4 20 माइनस 0.64 लिखा जा सकता है। कस्टमर को कहाँ फायदा होगा, देखो हर जगह ये वाली बात तो फिक्स है। ठीक है, ये वाली बात तो हर जगह के ऊपर ही फिक्स है। दूसरा जो पार्ट है ये लेस किया जा रहा है। कस्टमर क्या चाहता है कि डिस्काउंट मैक्सिमम हो, कि पूरा सोल होने के बाद जो रिजल्ट बने वो मैक्सिमम हो। तो एक बार आप 20 में से 1 लेस कर रहे हो, एक बार 0.75 लेस कर रहे हो, एक बार 96 लेस कर रहे हो, एक बार आप 6.64 लेस कर रहे हो। अगर ऑल ओवर आप इनका कंक्लूजन निकालेंगे तो ये कितने का बनेगा, 19.25 का डिस्काउंट। ये वाला आप अगर गौर से देखेंगे तो 19.04% का डिस्काउंट। ये वाला आप देखेंगे तो 19.36, एक मिनट भाई, एक मिनट क्या हो गया भाई इसको, 19.36% का डिस्काउंट लिखा जा सकता है। कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने, 0.75 लेस कर दिया, 19.25 आ गया, और ये वाला 19.36 हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है कस्टमर को वो कहाँ दिया जा रहा है, इस वाले पार्ट के अंदर 19.36% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है, कि आप एक एक करके बात को सोल्व कर लो कि इस पार्ट के अंदर आएगा। दूसरा क्या है, कोई बच्चा कह दे कि सर ऐसे थोड़ा ना एग्जाम में सोल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं सोल्व करेंगे। चीजें आपने समझ ली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो हर जगह 20 में से कोई वैल्यू लेस होगी ना। 20 में से क्या लेस होगा उसको मैं लिखूं तो 10 × 10 100/100। कौन सा वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं, x × में y/100, क्योंकि सम तो हर जगह 20 बन ही रहा है। तो 20 में से 0.1 लेस किया है मैंने, सॉरी 0.8, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, देखो 10 × 10 100/100, 20 में से 1 लेस होगा यहाँ पर,
इस वाले केस में क्या होगा, 0.75 लेस होगा। इस वाले में क्या होगा, 0.96 यहाँ पर आपका लेस होगा। यहाँ पर 16 गुणा 4 64 आपका लेस होगा। कस्टमर को डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे, 20 में से छोटी वैल्यू को लेस करोगे, तभी रिजल्ट बड़ा आएगा। तो आप कहोगे इस केस के अंदर कस्टमर को फायदा सबसे ज़्यादा होगा। जब डिस्काउंट में हमने इस बात को पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि जो वैल्यू है, सम अगर आपका फिक्स है, सम अगर आपका फिक्स है, किस किस केस में, x प्लस वाई हो या x प्लस वाई प्लस जेड हो, कस्टमर को फायदा कब होता है ज़्यादा, जब इन दोनों के बीच का गैप अगर आपके पास मैक्सिमम है तो किसे फायदा होगा, कस्टमर को। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपको चीज़ें ध्यान रह पाती हैं, जैसे हर जगह चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, फिर कुछ चीज़ें जैसे स्टार्टिंग में हमने देखी, दूसरा पार्ट ये था कि यहाँ एक बन रहा है 0.75, 0.96, 0.64, तो तुरंत आप ऐसे भी टिक मार सकते थे, ये लिखने की भी नीड नहीं थी। इसके बाद एक एक्सट्रीम लेवल अपना ये हो जाता है कि इसका हम कंक्लूजन निकाल के ध्यान रख ले। कंक्लूजन मैंने आपको सिखाया था, कस्टमर की डिमांड ज़्यादा डिस्काउंट की होती है, तो जहाँ पर ज़्यादा गैप मिलता है, 10 और 10 का गैप कितना है, 0, इनका 10, इनका 4, यहाँ पर गैप 12, तो मैक्सिमम जहाँ पर गैप होगा वहीं पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सीधे सीधे भी टिक मार सकते थे देख करके सवाल को कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सवाल समझा दिया है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो फिर आप क्या करोगे, डिस्काउंट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, आपसे आगे एक सवाल पूछा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोल्व करके एक बार आप बता दें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से बात को अंडरस्टैंड करना। इसको सोल्व करने के लिए आपको तरीके बताए गए थे। पहला तरीका तो क्या था, एकदम नॉर्मल तरीके से सोल्व करो। दूसरा तरीका क्या था, वैल्यूज को ऊपर से नीचे ले आओ। और तीसरा तरीका यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है भाई, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपके लिए भी टॉर्चरस लगे। हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने जो पहले पढ़ रखा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाए। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर तो पढ़ा ही रखा है, उसी के अंदर बार बार टाइम थोड़ा ना किल किया जाएगा। तो चैप्टर आपको पढ़ना है पहले और उसके बाद देखो पूरा कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप कुछ भूल भी रहे हैं तो तुरंत के तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये पार्ट था। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न था इसके अंदर वो क्या था, कंपेरिजन वाला था। कंपेरिजन में अगर आप देखोगे गौर से, इन सवालों में एक स्पेशल पैटर्न फॉलो होता है। 35 ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली 6 बड़ी, फिर 6 बड़ी है, यहाँ से भी 6 बड़ी है और यहाँ से भी 6 बढ़ी हुई है। क्लियर है। आपको क्या कहा था कि ये जो सवाल बनते हैं ये आपके बनते हैं गैप पर, और गैप कैसा होता है आपका, फिक्स होता है। फिक्स गैप पर ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर गैप फिक्स नहीं होगा तो फिर जो आपको मेथड नंबर सेकंड बताया था उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इसी सवाल पर चर्चा करनी है तो हम कंपैरिजन का सहारा लेते हैं। कंपैरिजन में हम सीरीज बनाते हैं, कौन सी, 1 है। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा का जैसा पैटर्न ये चल रहा है, ये 35 एक छोटी संख्या है, इसके बाद इसके नीचे बड़ी संख्या है। क्या गैप 6 लेकर के ही सोल्व करें, कि कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर यहाँ से यहाँ गए तो आपने 6 जोड़ा तो ऐसे लिखा, अगर यहाँ 2 लिखोगे तो फिर 6 ऐड करके 8 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे तो फिर 6 ऐड करके 9 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे 6 ऐड करके 10 लिखोगे। ये पैटर्न आपका आगे तक चलता जाएगा, कहा जा सकता है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद यहाँ पर 35 भी आ जाएगा, अपोन में क्या होगा 41। 1 2 3 4 मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ कि कंपैरिजन कैसे करना, इतना नहीं लिखना एग्जाम में, नीड ही नहीं पड़ती है। फिर और आगे जाओगे 35 36 37 55 भी आ जाएगा, अपोन में 61, क्योंकि 6 तो बड़ा ही है।
और आगे बढ़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 65/71, और आगे बढ़ोगे इस सीरीज में 85/91। तो हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि एक सीरीज डिजाइन करते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। अब आप एक रिलेशन निकाल लो, जैसे 2/4 लिखोगे तो इसकी सोल्व होने के बाद वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0.25। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 हो गया 0.33। इसकी वैल्यू क्या होगी 0.40। आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो 25, 33, 40 क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। अगर आपसे वो ये कहता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये पहले आ जाएगा बाद में बाद में बाद में, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्ट लिखा जा सकता है। अब देखने में लग रहा होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख रहे हैं इसके अंदर। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको जस्ट 2 नंबर अपने हिसाब से चूज करने होते हैं कि आपने लिखा 1 और आपने देखा कि 6 बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा करके लिख दोगे 7, फिर आप लिखोगे 2, 6 बढ़ाकर 8। इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको ये नंबर मिलते जाएंगे। इसको जब आप सोल्व करते हो तो डिवीजन 1 बार 4 बार 0.14 आगे चलेगा। इसे जब सोल्व करोगे तो 0.25। आपको तुरंत पता चल गया कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो सीधे सीधे आप इसको टिक मार सकते हैं। इसके बाद मैंने एक काम की बात और भी बताई थी आपको कि कोई बच्चा सोच सकता है कि सर ये तो 4, 5, 2, 3 के गैप हैं, गैप कल को 37 का भी हो सकता है। तो फिर मैंने आपको एक कंक्लूजन निकाला था ऑल ओवर कि नंबर आप क्या ले लो, 1 ले लो। अगर नीचे वाला नंबर बढ़ा हुआ है तो आप अपने हिसाब से एक गैप चूज कर लो। मैंने गैप ले लिया ये वाला, 1 का गैप ले लिया। अगर गैप आपका 5 का है, 10 का है, 15 का है, 37 का है, 100 का है, 1000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना चाहिए सीरीज के अंदर गैप आपका फिक्स मेंटेन हो। जैसे ये 6, ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6, गैप फिक्स मेंटेन होना चाहिए। आपने उस फिक्स गैप को 1 मान लिया, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है, अगर ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है तो यही बात आपको यहां भी फॉलो करनी है। तो 1/2, फिर ऊपर आप 2 मानोगे, नीचे क्या ले लोगे 1 बढ़ाकर 3, ऊपर आप 3 मानोगे, नीचे 1 बढ़ाकर 4। साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.50 है, ये 0.66 है, 0.75 है। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या होगा ये वाला। डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, सर्च करें आप यूट्यूब पर डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आपको ये वाली सारी की सारी चीज़ें पढ़ करके एकदम फील आना स्टार्ट होगा। और पढ़ने के बाद इवन आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल क्यों डिजाइन किए जाते हैं। तो उम्मीद आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल अगेन। 25 सेकेंड्स का आपके पास यहां पर टाइम है। एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करके बताएं भाई क्या रिजल्ट होगा। उम्मीद है बात बन गई होगी। देखो इसने क्या कहा, किसी गुब्बारे की परिधि को 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि। देखो गुब्बारा जो होगा वैसे तो क्या होगा 3D के अंदर होगा, ठीक है। एक तरीके से गुब्बारे को क्या माना गया है यहाँ पर आपका जो स्पेयर होता है या गोला। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर गुब्बारा तो मैंने तो जीवन में इस टाइप का सा देखा है। कोई बच्चा कह देगा सर मैंने गुब्बारा इस टाइप का देखा है, ठीक है। अब इस टाइप की जितनी भी शेप आपका मन करेगा वैसी शेप बना लोगे, लेकिन एक्चुअल में उसने ये बात कह दी है तो उसने क्या माना होगा, एक गुब्बारे को स्पेयर माना होगा, गोला माना होगा एकदम 3D में अगर हम कहें तो। कि इसकी जो परिधि सरकमफेरेंस है वो क्या है 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हो गई। मतलब इसकी सरकमफेरेंस कौन से वाले पार्ट की बात चल रही है, इस वाले पार्ट की। सरकमफेरेंस वाला ये पार्ट, ये पहले 20 सेंटीमीटर थी, इसमें हवा वगैरह भरी होगी तो ये क्या हो गया होगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मानना है, जिस हिसाब से इसने लैंग्वेज कही है, गुब्बारा आपको दिखना चाहिए एक स्पेयर या फिर गोले की फॉर्म में। क्लियर है। पहले रेडियस अगर आपकी r थी और बाद में आपकी रेडियस क्या हो गई भाई r डैश हो गई। मान लेते हैं पहले रेडियस आपकी r थी,
फिर आपकी आर डैश हो गई, बाद में क्या है बढ़ी है। बाद वाली सरकमफेरेंस क्या हो गई, आप कहोगे सर 2 पाई आर डैश। पहले जो सरकमफेरेंस थी वो क्या थी, 2 पाई आर, क्योंकि पाथ जो आपने देखा वो तो सर्कुलर ही था ना। सरकमफेरेंस या परिधि की बात करें, बाद में रेडियस आर डैश है, सरकमफेरेंस या परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई गुणा सर्कल की रेडियस, वृत्त की त्रिज्या। लिख दिया आपने 2 पाई आर डैश में से पहले 2 पाई आर था, लेस करोगे तो ये वाला जो रिजल्ट है इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25 हो गई, पहले 20 थी, 5 का अंतर आ गया। आर डैश 2 पाई आपने क्या किया कॉमन, 2 पाई आपने ले लिया कॉमन बराबर 5। आर डैश माइनस आर की वैल्यू निकालोगे तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई, लिखा जा सकता है। पूछा क्या है, बस उसने त्रिज्या में वृद्धि पूछी है। निकालने का तरीका क्या है, बाद वाली रेडियस में पहले वाली को लेस कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओरिजिनल रेडियस पूछेगा तो क्या होगा, नहीं पूछेगा भाई, ओरिजिनल रेडियस नहीं पूछी जा सकती यहाँ पर। चलिए भाई आगे वाले सवाल पर चलते हैं। क्या कहा इसने, टाइम एंड वर्क का एक सवाल है। टाइम अगेन आपके पास 25 सेकेंड्स है। एक बार के लिए आप इसको अटेम्प्ट करके बताएं कि क्या रिजल्ट होगा। गौर से लैंग्वेज को पढ़ना। क्या कहा, ए और बी किसी काम को 18 में, बी और सी उसको 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में, बताइए वे सब मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो सवाल तो इजी कैटेगरी का है, लेकिन इन सवालों का जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब रिपीट ये बहुत ज़्यादा बार होते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इसमें क्या सीखना आपको, करने को हर बच्चा ये सवाल करेगा। हमें एक ऐसी अप्रोच डेवलप करनी है कि हम लोग इन सवालों को फास्ट तरीके से करें। पहले मैं आपको समझा देता हूं मामला क्या है। ए और बी है, अगर दोनों मिलकर के एक साथ काम करें तो 18 दिन लगते हैं। बी और सी अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उसी काम को 24 दिन में। और अगर हम बात करें सी और ए की, दोनों मिलकर के करते हैं इस काम को 36 डेज में। क्या हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर पाइप एंड सिस्टम में कि जो टाइम आपको दे रखा है उसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते ही आपके सामने क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। 18, 24, 36 का एलसीएम बड़ा ही कॉमन है, 96 आ गया। इफिशियंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 6। 96 में 24 का डिवीज़न किया 4, 36 का डिवीज़न किया। एक मिनट, क्या गड़बड़ किया हमने, सीधे ही कैसे छाण में लिख दिया भाई, 1 मिनट, गलत लिख दिया। देखो कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर लिख दिया। देखो ध्यान से देखना क्या कहा, 18, 24 और 36। 18 की टेबल बोलोगे, 18 4 72, 24 3 72, 36 गुणा 2 72, तो 72 आएगा। इफिशियंसी क्या है, 4। इसको आसान भाषा में समझना, 72 या 72 लड्डू आपको खाने हैं मान लो। ए और बी है वो 18 दिन में इनको खा सकते हैं, तो हर रोज जितना खाएंगे वही तो इनकी इफिशियंसी होगी। तो 72 लड्डू 18 डेज में, हर रोज कितने खाए, 4। ऐसे ही यहाँ 72 डिवाइड बाई 24, हर रोज 3 लड्डू। 72 डिवाइड बाई 36, हर रोज यहाँ पर 2 लड्डू। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों को, सबको मिला दो, एक साथ मिलकर के कितने दिन में खाएंगे। तो सारे के सारे लड्डू कितने, 72। अब तीनों की आपको क्या चाहिए, इफिशियंसी। अगर आप ऊपर से नीचे यहाँ पर ऐड करोगे तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस का सी बराबर 4 3 7 2 9। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 9/2। 9/2 का कर दोगे डिवीजन, 9 8 72, 8 गुना में 2 16 आपका रिजल्ट आ गया। अब काम की बात सुनो, ये जो तरीका हमने फॉलो किया है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हर बच्चा ही कर लेगा इस टाइप से। किसी को हो सकता है मान लो 10-15 सेकंड और लग जाएं, एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन ये सवाल ऐसा तो है नहीं कोई छोड़ के आएगा। इस टाइप के सवालों की फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। सवाल समझ में आ गया है तो अब काम की बात सुनो, आपको सुधार कहाँ करने हैं वो सबसे ज़रूरी बात है। इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप और बच्चों से
जो सिलेक्शन की रेस के अंदर मतलब आसपास ही चल रहे हैं, उनसे लीड करने का बेहतरीन तरीका है टाइम बचा लो। आसान और जो मॉडरेट लेवल के सवाल हैं टाइम बचा लो। मुश्किल सवाल है, आपको भी टाइम लगेगा, दूसरे बच्चे को भी लगेगा, ये तो है सत्य। बाकी हवा में बात करना कि हर सवाल 5 सेकंड में कर देंगे, इतने भारतीय हैं नहीं, और इस टाइप के नकली पेपर पूछे नहीं जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, इजी मॉडरेट सवालों से टाइम बचाना है। टाइम बचेगा तो मुश्किल सवाल में आप टाइम को इन्वेस्ट कर देंगे, तो और बच्चा पहले ही टाइम किल कर रहा होगा तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और आप उस बचे हुए टाइम में मुश्किल सवालों को करते हैं। आपको क्या करना है भाई, 18, 36 और आपका 24 है, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 72। 72 लड्डू खाने, किस किस को खाने हैं, ए बी और सी को। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है भाई, आप कहोगे 18 का डिवीजन करेंगे तो 4 है। बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है, 72 में 24 का डिवीजन करोगे क्षमता कितनी है 3। सी और ए की कितनी है यहाँ पर 36, 2, 72। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है, तो ये 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी की क्षमता है, तो इसमें 2 का भाग दे दोगे तो वो डिवीजन ऊपर चला जाएगा। 4, 3, 7, 2, 9, 8, 72, 8 गुना में 2, 16। बस सवाल को विदिन 10 सेकेंड के अंदर आपने निपटा दिया। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ ये ना माने कि मैथ्स का कोई आप सवाल सोल्व कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके हैं, नहीं। जो भी सवाल आप माइंड में कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोर्ड पर करवा के दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब आपको भी वो आना चाहिए। कम से कम हमें लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम बचाना है। चलो भाई, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आपके सामने है, देखना जरा। लैंग्वेज को रीड करो, आपके पास कुल मिला करके यहाँ पर अगेन थोड़ा ठीक सवाल है तो 30 सेकंड का टाइम है। ट्राई करके देखो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से बात को समझो। एक मैं आपका यहाँ से जो भी बेसिक बनता है उसको क्लियर कर देता हूँ कि इस टाइप के सवालों में आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा हमें सारा लेना होगा यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन है, क्षैतिज जो आपकी रेखा है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है प्लस वाला। इधर जाओगे तो ये माइनस एक्स एक्सिस। ये जो आपकी लंबवत रेखा है या ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो लाइन है, ये आपका वाई एक्सिस। और नीचे की तरफ इसमें क्या होगा, यहाँ से माइनस वाई एक्सिस लिखा जा सकता है। ये हमारा यहाँ पर होता है मूल बिंदु। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करना है, एक बिंदु है 3,2, एक पॉइंट है मेरे पास 3,2। पहला जो पार्ट होता है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, दूसरा जो पार्ट यहाँ पर 2 है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट है। पहले पार्ट को इंग्लिश में अब्सिसा कहते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऐसे ही पहला जो भाग है जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे हिंदी में भुज कहा जाता है, उसको कोटि कहा जाता है। सवाल सिंपल से हो सकते हैं, आपको ये कह दे कि इसका भुज कौन सा, इसका कोटि कौन सा, इसका अब्सिसा ऑर्डिनेट आपसे पूछ ले, ये भी सवाल हो सकता है। तो ये क्या है आपका अब्सिसा, ए से स्टार्ट होता है ना ABCD, तो पहले कौन है अब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, पहले कौन है भुज, बाद में कितना कौन है आपके पास कोटि। चलो मार्किंग करोगे एक्स एक्सिस पर, ये मैंने लिखा 1, ये मैंने लिखा 2 और मैंने आगे लिखा 3। ऐसे ही ऊपर की तरफ ये मैंने 1 लिखा, ये मैंने 2 लिखा और ये मैंने 3 लिखा। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 3 है, तो इसका मतलब जो भी बिंदु आप लिखोगे एक्स में वो 3 पर आके मिलेगा, वाई में वो 2 पर आके मिलेगा। तो अगर आप किसी बिंदु को लिखना चाहते हैं 3,2 तो वैसे लिखा जाएगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये x वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो x में आकर मिलता है और y वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका वो किस में, y में आकर के मिलता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो दूरी है ये कितनी है, तो आप कहोगे कि सर ये दूरी तो यहाँ से यहाँ तक जितनी है उतनी की उतनी है। दूरी कितनी है 2। कहाँ से दूर है ये एक्स एक्सिस से, कौन बता रहा है इस 2 को, वाई कोऑर्डिनेट। तो असल में
वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्स वाली जो रेखा है उससे आपकी बिंदु की दूरी कितनी, और दूरी कैसी, लंबवत। अब गौर से देखना, ये दूरी कितनी, तो आप कहोगे सर ये 0 से लेकर यहाँ तक तो 3 है, तो इसका मतलब ये भी 3 है, ये वाली 3 है, वाई एक्सिस से दूरी है, इसको बता कौन रहा है, तो आप कहोगे सर 3 उधर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कई सारे सवाल भी बन सकते हैं, कल को आपको ये कह दे कि 7,5 एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस से दूरी बताता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है। आपसे ये कह दे कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कहोगे एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है। ये छोटे छोटे आपके पार्ट होते हैं। अब इसने क्या कहा कि एक्स एक्सिस से 6 दूरी है। इस सवाल को अगर कोई बच्चा इतना सा बेसिक समझ के भी करता तो क्या कहता कि एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे। उसने क्या कहा, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 6 दूरी है, तो किसको बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट को। वाई एक्सिस से 7 दूरी है, तो किसको बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, चतुर्थांश कौन सा आपका, चौथा। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स आपका नेगेटिव बट वाई आपका पॉजिटिव, तीसरे में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव, चौथे में आपका एक्स पॉजिटिव होगा बट वाई जो आपका वो नेगेटिव होगा। लिख रहा है, तो x पॉजिटिव होगा, y आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 - 6। ठीक है, इन सॉल्यूशन को देख करके मत घबराया करें, कभी भी नहीं घबराना है। रीज़न ये है कि मेरे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, तो समझाने के लिए कई सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपके सामने सीरीज है। आपने अगर मुझसे पढ़ रखा है तब तो आपको इश्यू नहीं आते होंगे, धड़ाधड़ आप रिप्लाई कर देते होंगे। नहीं पढ़ रखा है तो समस्या आएगी। तो इनके लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया जा चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च करें सीधे बाई वासु सर, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इतना डिटेल में क्यों लगाते हैं एक सवाल के ऊपर टाइम, क्योंकि देखो इस सवाल को अगर मुझे करवाना होता तो मैं सीधे ही क्या करता कि भाई एक सवाल है आपके सामने, ऐसा हमने पढ़ रखा है, एक्स एक्सिस से दूरी 6, वाई कोऑर्डिनेट को बताता है, एक्स एक्सिस से दूरी 6 वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, 7 - 6 रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो फाइनली हमें सीखना ही होता है। इसके लिए थोड़ी ना आप सीरीज देख रहे हैं, इतना टाइम कंज्यूम इस बात के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। आप इस सीरीज को इसलिए देख रहे हैं, आपको हो सकता है ना पता हो, मैं इस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट है और उससे जुड़े 4-5 सवाल बनते हैं तो बच्चे को तुरंत एक्सप्लेन करके बता दो। हो सकता है पिछली बार जब चीज़ को एक्सप्लेन किया हो तो बच्चे के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ना गया हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, और वो पार्ट छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री का सवाल है पूरी ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो जाए, नहीं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट है तो काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, जो काम की बात है उसको ध्यान से सुनो। आप किसी भी बिंदु का रिप्रेजेंट करते हो x, y कोऑर्डिनेट से, यहाँ पर कौन किसको बताता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके अपने नाम है। x कोऑर्डिनेट जो होता है इसको इंग्लिश में अब्सिसा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहा जाता है, हिंदी में इसे भुज कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को हिंदी के अंदर कोटि कहा जाता है। इसके अलावा काम की बात और निकल के आती है कि x कोऑर्डिनेट असल में क्या बताता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या बताता है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जा सकता है। प्लस आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस। दूसरे में रटना नहीं है इसको, दूसरे में x तो नेगेटिव हो गया और y आपका ऊपर पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है y लेकिन नेगेटिव है। ये कुछ कुल मिलाकर के आपकी संभावनाएं होती हैं। इवन ऑर्डिनेट और अब्सिसा पर भी एग्जाम्स ने अच्छी एग्जाम्स ने भी सवाल पूछे हैं।
चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है, जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और किसी भी टाइप के अगर आप इश्यूज फेस करते हैं पढ़ाई को लेकर के तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हैं। जिस बच्चे को कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है एकदम जीरो से लेकर के, चाहे वो एसएससी का बच्चा है, बैंकिंग का बच्चा है और कोई भी एग्ज़ाम है उसका भी स्टूडेंट है, तो वो स्टडी आईक्यू ऐप पर भी पढ़ सकता है। देखना भाई यहाँ से गौर से देखो इस सवाल में क्या कहा है इसने। हाँ, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है, पहली लाइन का मतलब समझो। 15:11 के रेशियो में कमी होने का मतलब ये है कि अगर उस फैक्ट्री में पहले 15 लोग काम कर रहे थे तो अब कितने करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 11 लोग। ठीक है। तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 22:25 के रेशियो में वेजेज में वृद्धि की जाती है, मजदूरी को बढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति को पहले 22 रुपये मिलते थे तो अब उसको कितने मिलेंगे, 25 रुपये। तो मजदूरी की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। देखो टोटल जब आप वेजेस निकालते हैं कुल मजदूरी, तो आप क्या कहोगे भाई मजदूर कितने हैं और एक मजदूर को आप कितने रुपए देते हो। हर एक मजदूर की वेजेस कितनी है, हर एक वर्कर की वेजेस कितनी है, और उसको देख लेते हो कि टोटल आपके पास कितने लोग हैं। तो पहले आपके पास कितने लोग थे भाई, 15 लोग थे, और एक आदमी को कितने रुपए देते थे आप, 22 रुपए देते थे। बाद में आपके पास कितने हो गए, 11 लोग हो गए, एक को कितने देते हो आप, 25 रुपए देते हो। सोल्व कर दो। 11 से कैंसिल आउट, 2 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 6:5 यहाँ पर अपना मेंटेन हो गया। इजीली आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। चलो भाई, वैसे तो 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, और जो जितने भी योद्धा हैं अपने वाले जो पढ़ चुके हैं कि असल में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे ख्याल से वो कहेंगे सर इतने नकली सवाल तो मत डाला करो सीरीज़ में, क्योंकि उनका जवाब आ चुका होगा सवाल को देखते ही कि 18 है, 90 है, और उसकी वजह से थर्ड प्रपोर्शन आपका क्या होगा। ठीक है। अब प्रपोर्शन भी आपको पढ़ाया था एकदम डिटेल में, तो वहाँ पर मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी कि असल में फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, ये सारे के सारे जो आपके पार्ट होते हैं, इनके पीछे का कोई जानना चाहे कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन सब के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर यूं कहें गुणोत्तर श्रेणी। उस कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बात को एक्सप्लेन करूं तो मेरे लिए बहुत ही आसान है कि पहली वैल्यू मेरे पास 18 है, दूसरी मेरे पास 90 है, और तीसरी वैल्यू क्या होगी, और मुझे अच्छे से पता है कि ये तीनों वैल्यू किस में है, गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 18 से 90 में गई, 5 गुना पर बैठा हुआ है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 450। तो इसलिए आप इसको वर्बली कर सकते हैं। ठीक है। लॉजिक क्या था भाई, लॉजिक सिंपल सा था, पहली वैल्यू 18 है, दूसरी वैल्यू आपकी 90 है, तीसरी वैल्यू थर्ड मान लो। फॉर्मूले से जो बच्चा कर रहा है उसको क्या करना है, फिर उसको ये करना है कि ये सारी चीज़ें जीपी में है। जीपी के अंदर आपको पता है पहली और दूसरी टर्म 1:5 है, तो यहाँ भी 1:5 होगा। तो जो रेशो 18 और 90 का है वही रेशो आपका 90 और थर्ड वाले का होगा। तो यहाँ से 18 इससे काटा 5 बार, थर्ड प्रपोर्शन आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, 450। फॉर्मूले से मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मैं तो इवन ये भी नहीं कहता हूँ कि इस वाले तरीके से करो, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को आपको माइंड में करना था, पेन भी टच नहीं करना। ठीक है। तो आप क्या करते हो, फिर से वही बात आ जाती है कि जिस बच्चे ने पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा था उसको क्या लगता था पहले कि ये सवाल मुश्किल है, एग्जाम में आ जाएंगे। अब जिस बच्चे ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट याद कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया है, वो इस सवाल को देखते ही हिट मार रहा है और कह रहा है सर इतने आसान सवाल एग्जाम में थोड़ा ना आएंगे। एग्जाम में आए हैं इसीलिए तो आपको करवाए जा रहे हैं ये वाले। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने किस चीज़ को कितना बेहतर तरीके से समझा।
अगर आपने इसको सीधे सीधे ही समझ लिया कि 450 आंसर आ जाएगा, तो अब देखो उस बच्चे के कंपैरिजन में, जैसा कि आप पहले करते थे, फॉर्मूला लगाते थे, इसको रटते थे कि 90 का स्क्वायर अपॉन 18 करेंगे तो रिजल्ट आएगा, एग्जाम में भूल गए बाई चांस कि 18 का स्क्वायर अपॉन में 90 करेंगे या 90 का स्क्वायर अपॉन 18 करेंगे, तो कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकता है। तो हमेशा ट्रिक के चक्करों में नहीं पड़ना है, कॉन्सेप्ट को लर्न करने, अपने दिमाग को समझाएं कि ये चीज़ें ऐसे घटित होती हैं। चलिए भाई, आगे एक आपके सामने अलजेब्रा का शानदार सा सवाल है। सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। अटेम्प्ट करके आप मुझे इसका रिजल्ट बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उम्मीद है कर लिया होगा। देखना क्या कहा इसने। a प्लस बी की वैल्यू 12 है, a इंटू बी की वैल्यू 17 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले तो बच्चा देखते ही सवाल को सोचता है a और b की कोई वैल्यू अज्यूम कर दूं, जैसे 4 3 कर दूं, इस टाइप से, उसके हिसाब से तो सोल्व होगा नहीं। a प्लस बी तो कुछ अज्यूम कर दोगे, लेकिन a इंटू बी 17 कैसे बनाओगे। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 17 कब आता है, नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब समस्या होगी। तो आपको पढ़ाते टाइम कहा था कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर सीधे भी सवाल आते हैं। जैसे सीधे इसी पर तो सवाल आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब आप क्या लिखते हो, a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये लिखा जाता था। इसको भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कहा था कि एक तरीका और भी ध्यान रखना, a प्लस बी, गिने चुने कितने फॉर्मूले हैं, 6-7 ही तो फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के अंदर, जो अपनी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बनेगा, b स्क्वायर बनेगा, प्लस 2ab बनेगा, एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे, माइनस 2ab और माइनस ab है, तो ये क्या बन गया था 3ab। अब जिस बच्चे ने क्यूब के फॉर्मूले के साथ इस बात को उतार रखा है अपने दिमाग के अंदर, एग्जाम में वो क्या करेगा, वो किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी वैल्यू पुट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वैल्यू पुट में बुराई नहीं है, बुराई तब हो जाती है जब आप काम की चीज़ें हैं उनको तो अवॉइड कर रहे हो कि नहीं ये तो मैं करूँगा ही नहीं, और सीधे ही कोई वैल्यू पुट करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है। जनरल अप्रोच भी बहुत सारे सवालों में इतना शानदार काम करती हैं, कुछ जगह पर वैल्यू पुट भी बहुत शानदार तरीके से काम करती है, कुछ जगह पर जैसे फॉर्मूला आपने याद कर लिया, ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो हर चीज़ के एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जिसको याद है वो क्या लिखेगा, सर a प्लस बी तो आपके पास 12 है, फिर ब्रैकेट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 गुणा में ए बी, 3 इंटू में ए बी कितना 51, 12 इंटू में यहाँ से लेस करोगे 3 और ये 9, 93 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 9 108, 108 में 3 जोड़ दोगे 111। एग्जाम में करने लायक सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला काम था। ऊपर वाला काम क्या है, ऊपर वाला काम है आपका सेल्फ स्टडी। ठीक है, इस टाइप का एटीट्यूड बिल्कुल भी डेवलप नहीं करना है कि सर मैंने कसम खा ली है कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तो मैं वैल्यू पुट से करूंगा। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो हर फॉर्मूले के 2 पार्ट लेकर भी करें, कुछ फॉर्मूलों के तो 2 पार्ट बनते नहीं है, मान ले तो भी क्या बनेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 फॉर्मूले। क्या आपके दिमाग की इतनी भी कैपेसिटी है नहीं कि वो गिने चुने 10-12 पैटर्न को सीधे सीधे ध्यान रख ले जाए, है दिमाग की कैपेसिटी। भाई ट्रिक का भी तो बहुत से लोग रट्टा मारते हैं, तो एक बार इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। अब दिमाग में बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व किए, वो क्या करते हैं, एक पार्ट याद है लेकिन दूसरा तुरंत बना लेते हैं जैसे ही उनको नीड होती है। तो जहां आपको फॉर्मूले बताए गए हैं वहां पर आपको प्रूफ करना भी सिखाया है। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रूफ करके देख ले तो इतने में आपका काम धूमधाम से वैसे ही चल जाएगा। 30 सेकंड का टाइम है। एक रेशियो का आपके सामने बेहतरीन सवाल है, ट्राई करके देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा।
देखो भाई क्या कहा इसने यहाँ पर, इसने आपसे ये कहा कि ए बी और सी की इनकम कितनी है, टोटल 76,000। वे अपनी आय या इनकम का क्रम से 30%, 25% एंड 20% बचा लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है तो ए बी सी की कुल आय, ए तथा बी की टोटल आय, कुल इनकम आपकी जो है वो सी की इनकम से कितनी ज़्यादा है। अब काम की बात सुनो, आपके पास परसेंटेज में क्या दे रखी है, सेविंग दे रखी है ना परसेंटेज में, और सेविंग आपको रेशियो में ही दी गई है। तो जिस चीज़ का रेशियो दिया जाता है उसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। रीज़न क्या, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर एग्जामिनर ये भी कह देता ना कि 70% खर्च करता है, 75 करता है, 80% खर्च करता है, लेकिन इनकी सेविंग का रेशियो ये है, तो हम लोग किसको टारगेट करते हैं, सेविंग को ही, क्योंकि हमें तो रेशियो से मतलब है ना। कैसे डील करें फिर, सिंपल सा तरीका है। मान लो ए रुपए कमाता है और इसकी अगर हमें चाहिए सेविंग, तो आप कहोगे कि ए रुपए उसने कमाए, ए रुपए का 30% उसकी सेविंग है। ऐसे ही अगर हम लोग बी ने कितना पैसा कमाया तो बी रुपए कमाए और सेविंग कितनी है, जो रुपए कमाए हैं उसका 25%। ऐसे ही हम लोग अगर सी की बात करें तो सी ने जितना भी पैसा कमाया है उसका 20% उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सेविंग लिखा जा सकता है। अब गौर करने वाली बात बस इतनी सी थी कि आप लिख सकते थे कि भाई ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, और सेविंग का रेशियो कितना, 4। तो ऊपर जो सेविंग है वो परसेंटेज में है, नीचे रेशियो में है, तो अपोन में करके इक्वेशन का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया आपने। ये लो 4, 5, 6 लिखा, ऊपर परसेंटेज में सेविंग है, नीचे रेशियो में है। आपको क्या करना है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। परसेंटेज तो हर जगह से ही कट जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 4 बार, ये 5 यहाँ फिर कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे काटोगे 2 बार, ये 3 बार, इसको इससे काटोगे ये 3 बार, ये 2 बार। अब थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, पेशेंस के साथ सोल्व करना। 3 और 2 हटाना है, रेशियो में रीजन बताया था, 6 का डिवीजन कर दोगे तो ए अपोन में क्या आएगा, ध्यान से देखना। 6 नीचे है, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट होगा 2 बार, 2 गुणा 2 4 बराबर बी के अपोन में ऊपर कुछ है नहीं तो नीचे क्या मेंटेन हो जाएगा 6। सी की बात करें तो नीचे 6 करोगे, 2 से काटोगे 3 बार, 3 गुणा 3 9। तीनों की जो कंबाइंड इनकम है वो कितनी हो जाएगी आपकी 19। 19 ना हो करके कंबाइंड इनकम कितनी है 76,000। किससे गुणा किया, 4000 से। तो यहां उसने जो सवाल पूछा था ए और बी की टोटल इनकम कितनी है 10 और सी की कितनी है 9, कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। और 19 को आप 76,000 बना रहे हो तो 4000 का मल्टीप्लाई है, तो 1 को भी क्या कर दो 4000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ था नहीं। अगर दिखने में आपको ये लग रहा होगा कि सर बहुत भयंकर बड़ा कर दिया सवाल, थोड़ा सा समझदार इंसान की तरह देखने का प्रयास करो। एक लाइन तो ये थोड़ा मोटा ज़्यादा लिख दिया है, सेकंड लाइन में आपने पैटर्न बनाया 1976,000 को 14,000 को, सवाल आपका खत्म। चलो भाई एक आसान सा सवाल है, रिप्लाई करके बताना जरा। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे। कई बच्चे क्या है फ्लो में इसका आंसर 8 ही बता देते हैं कि भाई 4 बनाने वाले हैं, 4 चटाई को 4 दिन में बना लेते हैं, 8 लोग 8 दिन में कितनी बनाएंगे 8। जब बच्चे हुआ करते थे तो इस टाइप की पजल पूछी जाया करती थी, ठीक है, हो सकता है आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हो। अब काम की बात सुनो, काम की बात इतनी सी है कि आप जो पैटर्न लिखते हो, कौन सा, आप जो पैटर्न लिखते हो मैन 1, टाइम 1, इफिशियंसी 1, इसके अपोन में क्या लिखते हो वर्क 1। आपके पास लोग कितने हैं 4, टाइम कितना है 4 दिन, काम क्या करते हैं 4 चटाई बनाने का। यही पैटर्न आगे चलेगा, आपके पास लोग कितने हैं 8, टाइम कितना है 8 दिन, कितनी चटाई बनाएंगे x बनाएंगे। इसको सोल्व कर दोगे, ये इधर आ जाएगा x, इसको इससे काटा 2 बार, कितनी बना लेंगे 16। रटना नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पैटर्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। सोल्व करने के लिए आपके पास 20 सेकंड्स का टाइम है।
जल्दी से डील करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। देखो इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मैथ है नहीं, सीधे सीधे क्या कहा, 6 लीटर नमक और पानी का एक मिक्सचर है, 20% नमक है और 1 लीटर पानी अगर निकाल लिया जाता है तो अब नमक का प्रतिशत 1 लीटर। कुछ बच्चे तो यही विचार करने लग जाते हैं कि सर ऐसे कैसे निकाल लिया होगा, 1 लीटर निकालेगा तो नमक भी आएगा। तो ऐसा विचार नहीं करना है। एग्जामिनर ने आपको ये थोड़ा ना कहा है कि 1 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, एग्जामिनर ने आपको कहा है कि 1 लीटर पानी निकालना है। ठीक है, क्या उसने ये कहा पानी और नमक दोनों निकालना है या मिक्सचर निकालना? नहीं कहा, तो जानबूझकर नहीं मानना है। फिर भी दिमाग गवाही ना दे तो ये मान लो धूप में रख दिया उसको, 1 लीटर पानी उड़ गया, धूप में नमक तो उड़ेगा नहीं। अगर ऐसे होने लग गया कि धूप में नमक भी उड़ रहा है तो फिर तो ये समुद्र से पानी जो है आपका वो वेपोराइज हुआ, बादल बने, आपकी तरफ आए, आपके घर के ऊपर बरसे, नमक बरस रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बाकी इसमें कोई दम है नहीं। 6 का 20% कितना होगा? 6 का 1/5 करोगे 1.2 लीटर नमक है टोटल के अंदर, निकाल लिया अलग से। 6 लीटर का मिक्सचर था, 1 लीटर पानी बाहर निकाल दोगे, मिक्सचर कितना बचेगा? 5 लीटर का। 1.2 इसमें नमक है, प्रतिशत में बदलना है गुना 100, 5 से काटोगे 20 बार, 12 गुना 2 24, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 24। कुछ था ही नहीं यहाँ पर रटने लायक, ऐसा कहोगे कि ये चीज़ें रटनी है वो रटनी है। तो चलिए फिर आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं और अब काम की बात कर लेते हैं। इतनी देर आपके काम की बात हुई, अब 1-2 चीज़ें और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है, ये अपना डाउट ग्रुप है। मैथ्स का जो कोर्स है मेरा वो लॉन्च हो चुका है। कहाँ लॉन्च हुआ है? स्टडी IQ अपनी ऐप है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी IQ ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। ये जो कोर्स है आपका ये मोबाइल में भी चल सकता है, आपके लैपटॉप के अंदर भी चल सकता है। होम वाला सेक्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है राइट साइड में सर्च का, कुछ ऐसा सा। यहाँ जा करके आपको जस्ट ये बात लिखनी है वासु। तो जो बच्चे अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सर हमें सारा का सारा सिलेबस एक साथ चाहिए। रीज़न क्या होता है करवाने को? ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाते नहीं है यूट्यूब पर आपको, आप यूट्यूब का इतिहास उठाकर देख लो। 90 डेज़ के जो हमने रेलवे की सीरीज़ की थी, 1750 सवाल उसमें करवाए थे आपको, नॉन स्टॉप चली थी। पहले आपको बाकायदा टाइम टेबल दिया था कि इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये वाला पढ़ेंगे। तो चलाने को तो हम लोग चलाते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में एग्जाम्स आती रहती है, बैंकिंग आ गई, CSET आ गया, तो उनके लिए हम लोग कुछ क्रैश कोर्स टाइप का यूट्यूब पर चलाते हैं। जो बच्चा कंप्लीट ये चाह रहा है कि नहीं सर मेरे को तो आपसे हर एक चैप्टर को पढ़ना है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फोल्डर हैं, तो ये घबराने वाली बात भी नहीं है कि सर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं SSC की कर रहा हूँ, एक साथ कैसे होगा। इसका जो इंट्रो वीडियो है उसके अंदर आप देखोगे आपको सटीक तरीके से समझा रखा है कि आप अगर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। ये मेरे ख्याल से अब तक आपने जितने भी फेमस कोर्सेज देखे होंगे उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता कोर्स है। अभी हमारा जस्ट लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च के लिए के ऊपर हम लोग आपको 2 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं। इसमें एक छोटा सा कोड है वो आपको वहीं मिल जाता है, उसको बताने की भी नीड नहीं है जब आप परचेज करते हैं या ऐप पर जाते हैं। 1700 के अंदर आपको ये कोर्स अभी के लिए जस्ट लॉन्च हुआ है, एक ही दिन इसको हुआ है, 2 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है। थोड़े से टाइम के बाद ये वाला कोर्स इसी प्राइस के अंदर आपको 1 ईयर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का अपना सेशन ठीक लगा होगा। मेहनत करें बिना किसी स्ट्रेस के, जी जान लगा करके, खूब ईमानदारी के साथ। एटलीस्ट आप क्या है खुद के साथ ज़रूर ईमानदार रहें पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लगने का मतलब ये है आपके आने वाला जो जीवन है वो फाइनेंशियली एकदम स्टेबल हो गया है, कि पैसे की तरफ से हम लोग देखेंगे तो आपके पास एक स्टेबिलिटी एक जॉब को निकालते ही आनी स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छे लगते होंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।